नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी और आज हम महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर को लेकर बात करने वाले हैं। दरअसल नवाब मलिक को टिकट दिया गया है अजीत पवार गुट की तरफ से और सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि बीजेपी लगातार इसको लेकर प्रेशर पॉलिटिक्स करती हुई नजर आ रही थी कि उस सीट से यानी कि मानखुर्द सीट से टिकट ना दिया जाए, लेकिन बावजूद इस टिकट को दिया गया है। अब इसके क्या मायने निकाले जाते हैं और क्या महायुति पर इसका कोई असर पड़ेगा, संबंधों पर कोई असर पड़ेगा, ये जानने के लिए हमारे साथ मेरे सहयोगी रोहन भी मौजूद है। रोहन, आप बहुत करीब से बहुत दिन से महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर हमसे डिस्कस भी कर रहे हैं। आज का ये घटनाक्रम जिसमें अजीत गुट की तरफ से टिकट दिया गया है, बीजेपी लगातार प्रेशर बना रही थी, बावजूद इसके क्या मायने आप निकाल रहे हैं? देखिए रोमिता, नवाब मलिक को लेकर बीजेपी पिछले काफी समय से विरोध कर रही थी और बीजेपी के मुंबई अध्यक्ष का आशीष शेलार जो है, उनका बयान भी हमने हाल ही में सुना था। नवाब मलिक को लेकर उन्होंने कहा भी था कि दाऊद इब्राहिम गैंग से जुड़ा हुआ एक शख्स जिस पर पीएमएलए के तहत केस भी चल रहा है और मेडिकल ग्राउंड्स पर बता दूं कि इस वक्त नवाब मलिक बाहर है बेल पर। तो बीजेपी लगातार इस बात का विरोध कर रही थी कि नवाब मलिक को महायुति से कभी भी कैंडिडेट नहीं बनाया जाए, खासकर अजित पवार गुट की तरफ से। और बता दें कि नवाब मलिक पहले भी एनसीपी में रह चुके हैं, शरद पवार गुट में थे और डिविजन होने के बाद वो अजित पवार गुट के साथ आ गए। तो लगातार बीजेपी विरोध तो कर रही थी। इसी वजह से नवाब मलिक अभी मौजूदा जिस सीट से, अणुशक्ति नगर जो सीट है जहां से वो विधायक है मौजूदा समय में, वहां से एनसीपी अजित पवार गुट ने उनकी बेटी सना मलिक को टिकट दिया। लेकिन आज नवाब मलिक ने नामांकन दाखिल कर दिया है। एनसीपी अजित पवार गुट की तरफ से उन्हें एबी फॉर्म दिया गया है। नवाब मलिक ने कहा नामांकन भरने के बाद कि मैंने निर्दलीय के तौर पर भी नामांकन भरा है और अजित पवार गुट के कैंडिडेट के रूप में भी नामांकन भरा है। अगर एनसीपी का पर्चा वापस होता है तो मैं चुनाव तो हर हाल में लड़ूंगा। तो ये तमाम बड़ी बातें हैं। और बता दें, शिवाजी मानखुर्द नगर सीट से वो चुनाव लड़ने वाले हैं। अणुशक्ति नगर से उनकी बेटी सना मलिक चुनाव लड़ेगी, जहां पहले सपा के जो नेता थे फहाद अहमद, स्वरा भास्कर के हस्बैंड, वो अब शरद पवार गुट की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये तमाम बड़ी बातें हैं। लेकिन शिवाजी मानखुर्द नगर सीट से नवाब मलिक ने नॉमिनेशन भरा है। अब इस सीट की खास बात यहाँ ये है कि सपा की तरफ से महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और अबू आजमी की मुश्किलें काफी बढ़ जाएगी, क्योंकि नवाब मलिक भी एक बड़े मुस्लिम चेहरे हैं, मुसलमानों के बीच अच्छी पैठ है। और अबू आजमी जो है 2019 में इस सीट से वो जीत भी चुके हैं, ये भी काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर जो मुकाबला है वो ऐसा नहीं है कि एक किसी का पलड़ा बहुत ज्यादा भारी है। यहाँ पर अगर पहले से चुनाव जीत चुका है कोई कैंडिडेट, तो आप जाहिर तौर पर समझ सकते हैं कि उसकी सीट पर पकड़ बहुत ज्यादा मजबूत। लेकिन अभी भी रोहन, इस सवाल को मैं समझना चाहूंगी कि बीजेपी लगातार ये कोशिश कर रही थी कि उस सीट से नवाब मलिक को टिकट ना दिया जाए, लेकिन बावजूद इसके अगर अजीत गुट की तरफ से टिकट दिया गया है तो क्या इसको लेके कोई कश्मकश देखने के लिए मिल सकती है? देखिए रोमिता, कहीं ना कहीं बीजेपी की कोशिश ये थी कि हमारी छवि महायुति या एनडीए की छवि पर कोई दाग ना लगे। इसी वजह से बीजेपी लगातार विरोध भी कर रही थी। और चूंकि नवाब मलिक पर पीएमएलए का केस चल रहा है, तो बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि ऐसा कैंडिडेट जो जिस पर इतने गंभीर आरोप है वो कभी एनडीए का हिस्सा बने। थोड़ा सा टोकरी आपको यहाँ बताते चलूं मैं कि महाविकास आघाड़ी सरकार में नवाब मलिक मंत्री थे, उन पर कई गंभीर आरोप लगे पैसे लेने के, और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था और ये मामला जो है उसी से जुड़ा हुआ है जिसका जिक्र यहाँ पर रोहन कर रहे हैं। मगर एनसीपी अजित पवार ग्रुप की तरफ से आप देख लें उनकी क्या मंशा हो सकती है, क्योंकि नवाब मलिक एक बहुत बड़े कद्दावर नेता हैं और मंत्री भी रह चुके हैं, जैसा आपने जिक्र किया, मुसलमानों के बीच अच्छी पैठ है। तो अणुशक्ति नगर सीट जो है जहां से वो चुनाव लड़ना चाहते थे और मौजूदा समय में विधायक भी हैं, तो वो मुस्लिम बहुल सीट है। लेकिन टिकट नहीं मिला तो शिवाजी मानखुर्द नगर जो एक और अहम सीट हो जाती है, अबू आजमी वहां चुनाव लड़ रहे हैं। और चुनाव इस बार त्रिकोणीय हो गया है वहां पर, क्योंकि सपा की चुनौतियां पहले से ही बढ़ी हुई हैं कांग्रेस और उद्धव ठाकरे गुट से, जिस तरह से टसल चल रहा है। तो शिवाजी मानखुर्द नगर सीट पर उद्धव ठाकरे ने भी अपना उम्मीदवार उतार दिया। तो अबू आजमी, सबसे खास बात यह है कि तीनों जो कैंडिडेट हैं वो तीनों बड़े कैंडिडेट हैं, दिग्गज कैंडिडेट है। उद्धव गुट के भी कैंडिडेट, सपा के भी कैंडिडेट, और एक तरीके से हाई प्रोफाइल हो गई है, हाई प्रोफाइल सीट हो गई है शिवाजी मानखुर्द नगर। हालांकि अबू आजमी पहले भी वहां से विधायक रह चुके हैं, मौजूदा विधायक भी हैं, मगर इस बार मुकाबला दिलचस्प हो सकता है यहाँ पर। तो ये नवाब मलिक बता दें नॉमिनेशन फाइल कर चुके हैं। अभी देखना अहम होगा कि पोलिंग के बाद क्या कुछ समीकरण बनता है। उनकी बेटी की बात करें तो सना मलिक है, अणुशक्ति नगर से चुनाव लड़ रही है। फहाद अहमद, जैसा कि मैंने जिक्र किया, फहाद अहमद वहां से शरद पवार गुट की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं, पहले सपा में थे, स्वरा भास्कर के हस्बैंड है। लेकिन
अणुशक्ति नगर में भी ऐसा नहीं है कि नवाब मलिक, देखिए नवाब मलिक पिछले 5 बार से अणुशक्ति नगर से विधायक हैं और काफी अच्छी पैठ है वहां पर भी। तो कहीं ना कहीं उनकी बेटी का भी बयान सुन रहा था, उन्होंने भी कहा कि मेरे पिता ने काफी काम किया है और मैंने भी इस बार घूम घूम कर काफी प्रचार किया है। जबकि फहाद अहमद बरेली के रहने वाले हैं और इस बार कहीं ना कहीं पैराशूट एंट्री हुई है, तो एक तरह से दावेदारी मजबूत नजर आ रही है नवाब मलिक की बेटी की। तो बहुत हद तक संभावनाएं हैं कि बाप बेटी अपनी दोनों सीटें बचाने में कामयाब निकालने में कामयाब हो सकते हैं, ये मुझे लगता है। बिल्कुल। तो देखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गठबंधन में गतिरोध के बावजूद यहाँ से टिकट दिया गया है और अब दोनों ही सीटों पर जो समीकरण है, चाहे हम नवाब मलिक की बेटी की बात करें या उनकी खुद की सीट मानपुर जिससे वो नॉमिनेशन फाइल कर चुके हैं, वहां पर उनकी दावेदारी काफी मजबूत मानी जा रही है। क्योंकि काफी अब पास में आ चुकी है वोटिंग की डेट भी, रोहन, तो जिस तरीके से अब अधिकतर जो उम्मीदवार हैं वो सामने आ चुके हैं, अभी भी हम महाविकास अघाड़ी और महायुति को अगर कंपेयर करें तो थोड़ा बहुत गतिरोध तो लीडर्स के बीच में देखने के लिए मिल ही रहा है। आपको क्या लगता है कि किस तरफ गतिरोध ज्यादा है और ये चुनावी समीकरणों पर किस तरीके से असर डाल सकता है? देखिए रोमिता, तमाम मैं बातें करूंगा, नवीन भी अभी हमारे इससे साथ पहले जुड़ेंगे, हमने सपा और कांग्रेस के लिए भी बात की थी पिछले लाइव में कि वहां पर भी एक जो कश्मकश है सीटों को लेकर वो देखने के लिए मिल रही है। रोमिता, एक बहुत दिलचस्प बात है, कहीं ना कहीं कहा जाता है हमेशा पिछले काफी समय से कि असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी के बी टीम है, लेकिन महाराष्ट्र के चुनाव से मुझे कहीं ना कहीं ये बातें लग रही है ऐसा कि असदुद्दीन ओवैसी नहीं बल्कि अखिलेश यादव बीजेपी के बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। और ये अंदर ही अंदर क्या चल रहा है वो तो हम नहीं जानते, मगर जिस तरह से महाराष्ट्र में महाविकास इस बात का आधार क्या हो सकता है? इस बात का आधार ये कि वो कांग्रेस को वहां पे दरकिनार करके ये कह रहे हैं कि भाई हमें आप 5 सीटें दे दीजिए, हम 5 सीटों पर लड़ना चाहते हैं या 2 सीटों पर लड़ना चाहते हैं। यादव ने पहले तो 12 सीटों की मांग रखी थी, बाद में 5 सीटों पर आए और जाहिर तौर पर जिस तरह से कांग्रेस ने उन्हें हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव में नकारा, उसके बाद उपचुनाव, यूपी उपचुनाव, और ये भी कह दिया कि राजनीति में त्याग की कोई जगह नहीं, त्याग की कोई जगह नहीं होती है। तो अखिलेश का मोटिव अब क्लियर है, कांग्रेस को आगे नहीं बढ़ने देना है। ये तमाम बातें, कांग्रेस की नजर कहाँ है? कांग्रेस की नजर 2027 के लोकसभा इलेक्शंस पर है। हाँ, लेकिन जिस तरह से अखिलेश को बार बार नकारा जा रहा है, तो अखिलेश की मंशा साफ है, कांग्रेस का गेम वो बिगाड़ेंगे इस बार कहीं ना कहीं। और अकेले अगर 20 से 25 सीटों पर लड़ते हैं तो जाहिर तौर पर मुसलमान वोटों में तमाम बिखराव आपको देखने को मिलेगा। ये बिखराव इस तरफ भी इशारा करता है रोहन कि अगर आप इंडिया ब्लॉक की बात करें तो वहां पर तो साइकिल और हाथी साथ साथ नजर आते हैं, माफ कीजिए, साइकिल और हाथ एक साथ नजर आते हैं। लेकिन अगर आप विधानसभा चुनावों की बात करें और अगर सपा का वहां पर जनाधार है तो वहां पर ये क्लैश बिल्कुल साफ साफ दिखता है कि आप अपने साथ वाली जो भी पार्टी है आप उसे फुल सपोर्ट नहीं देना चाहते या ऐसा नहीं करना चाहते कि भाई आप इस पिच पर आइए और लड़िए। तो ये एक जो कश्मकश की स्थिति है वो भी बनी हुई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी नवीन भी जुड़ रहे हैं और महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर काफी अच्छी जानकारी भी रखते हैं। नवीन जी, अभी जो सिनेरियो बना है महाराष्ट्र में जिसमें नवाब मलिक को गठबंधन में गतिरोध के बाद भी टिकट दे दिया गया है, इसे आप किस तरीके से देखते हैं? क्या ये किसी तरह से कश्मकश पैदा कर सकता है या इस तरह के कदम उठा के अपने स्टैंड को क्लियर करने की कोशिश अजीत गुट की तरफ से की गई है कि हम भी उतने ही पावरफुल हैं इस गठबंधन में? देखिए, नवाब मलिक जब एनसीपी में थे, जब एक एनसीपी हुआ करती थी, तो उसके अंदर नवाब मलिक एक ऐसे नेता थे जो कि अजीत पवार से ज्यादा मुखर होकर के शरद पवार का या पार्टी का अपना जो है रुख प्रेस के सामने रखते थे हमेशा। कई बार ऐसी घटनाएं हुई कि जो है शरद पवार या अजीत पवार से ज्यादा नवाब मलिक ने बड़े बड़े मौकों पर जो है पार्टी का स्टैंड क्लियर किया। नवाब मलिक बहुत मुखर रहे। जब पार्टी जो है अलग हुई, दो धड़े बटे, तब भी नवाब मलिक जो है शरद पवार के साथ में थे, लेकिन बाद में उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल जाना पड़ा। इसके बाद जब वो जेल से बाहर आए, किन शर्तों पे बाहर आए, क्या कुछ हुआ, ये जो है बात की बातें हैं, मेडिकल ग्राउंड्स पर बाहर है। इसके बाद जो है जैसे ही वो आए तो उन्होंने अपना स्टैंड अलग किया और अजीत गुट में वो शामिल हो गए। अजीत गुट में शामिल होते ही इस चुनाव में सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि अपनी बेटी को टिकट दिलवाया उस सीट से जो कि जिस सीट से वो 5 बार से विधायक है, जो खुद जो है विधायक रहे और चुनाव लड़े, वो सीट उनके लिए मतलब सेफ सीट उन्होंने कर दी। इसके बाद खुद ने अपने लिए जब बात रखी उन्होंने, तो अबू आजमी वाली जो सीट है, शिवाजी मुस्लिम बहुल सीट है, मानखुर्द वाली, उस सीट पर उन्होंने खुद ने अपना दावा पेश किया कि मैं यहाँ से चुनाव लड़ूंगा। देखिए, महाविकास आघाड़ी के पास में क्योंकि मुस्लिम वोट अपने साथ रखने के कई सारे फैक्टर्स हैं,
लेकिन महायुति को भी मुस्लिम वोटरों की जरूरत है। बिल्कुल। तो इसलिए क्या हुआ कि अब अजीत गुट के पास में वो एक एनसीपी का कैडर वोटर है, लेकिन क्योंकि बीजेपी के साथ जाने से वो वोटर वहां से खिसक जाएगा या शिवसेना शिंदे गुट के साथ जाने से वोटर खिसकेगा, उसका डर है। तो इसलिए उन्होंने नवाब मलिक को अपने खेमे में रखा और मुस्लिम वोटों को एकजुट करने के लिए। लेकिन नवाब मलिक क्योंकि पहले से बीजेपी और एनडीए के खिलाफ बहुत ज्यादा तीखे हमलों के लिए मशहूर रहे हैं, तो इसलिए बीजेपी को एतराज था कि नवाब मलिक को टिकट नहीं मिलना चाहिए। इस ऐतराज को लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन तक उन्होंने बरकरार रखा और आज उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया है, तो उसमें उन्होंने अपने नॉमिनेशन के साथ में एबी फॉर्म नहीं दिया, जो कि इलेक्शन सिंबल का फॉर्म होता है, जो कि पार्टी देती है। तो ऐसा बताया जा रहा है, अभी ऐसी जानकारी आई है कि निर्दलीय के तौर पर वो चुनाव लड़ेंगे और जो अजीत गुट है वो वहां पर उनका समर्थन करेगा। वो सीट क्योंकि महायुति के अंदर वो सीट आई है अजीत गुट के खाते में, तो इसलिए अब उसमें बीजेपी इन्वॉल्व नहीं है, ना ही शिंदे गुट इन्वॉल्व है, अब बस केवल एनसीपी अजीत गुट इन्वॉल्व है। तो उनकी ये कॉल है कि हमने इनको सपोर्ट कर दिया है और टिकट भी नहीं आएगी। मतलब आप कहते हैं ना वो कहावत है कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, तो उसी तरह की बात निर्दलीय के तौर पर वहाँ चुनाव लड़ेंगे और उस चुनाव के अंदर जो है एनसीपी शरद अजीत गुट उनको सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पे वोट बैंक की राजनीति जो है वो साफ तौर पे इससे साधने की कोशिश की गई। जी नवीन, एक चीज समझना चाहूंगा, हमने डिस्कस भी किया था पिछले कुछ समय कि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के जो मुसलमान वोटर्स हैं वो एनसीपी शरद गुट और कांग्रेस के लॉयल माने जाते थे, बट लोकसभा चुनाव के बाद कहीं ना कहीं असंतोष और मोहभंग जो हुआ है कांग्रेस और एनसीपी शरद गुट से, तो अजित पवार कहीं ना कहीं इस बात का माइलेज देने की कोशिश भी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में अजीत गुट की सीटें नहीं आई जितनी शरद गुट की सीटें आई है, कांग्रेस की भी सीटें अच्छी आई है। वो विकल्प तलाश है, ओवैसी और अखिलेश तो विकल्प उनको मिल गए। मुझे नहीं लगता, महाराष्ट्र की जनता जो है उनके दिमाग में ये है कि जो बगावत करने वाले जो नेता है उनको सबक सिखाना है। इसका ट्रेलर हमने लोकसभा चुनाव में देख लिया, इसीलिए तो अजित पवार इसीलिए तो नवाब मलिक को अपने पाले में रखना चाह रहे हैं। बिल्कुल, ये मैं समझना चाह रहा हूँ। इसीलिए नवाब मलिक, मैंने आपको पहले बताया ना कि नवाब मलिक इकलौते ऐसे नेता एनसीपी के थे मुंबई के अंदर या महाराष्ट्र के अंदर जिन्होंने पार्टी को बहुत तीखे स्वर के अंदर पार्टी का पक्ष रखा। उन्होंने विरोधियों पर बहुत तीखे हमले किए और वो मैं आपको एक वाक्य बताता हूँ। जिस वक्त जो है रातों रात सरकार बन गई थी, सुबह सुबह शपथ ले लिया था देवेंद्र फडणवीस ने, उस वक्त नवाब मलिक ही वो नेता थे जो प्रेस के सामने आकर के ये बात बोली थी उन्होंने कि एक बार हमें शरद पवार इशारा कर दें, हम पूरी बीजेपी को खाली कर देंगे। जितने उनके पास विधायक बैठे हैं हम वो सारी साफ कर देंगे, सिर्फ हमें इशारे की जरूरत है शरद पवार के। इतनी बड़ी बात उन्होंने मीडिया के सामने कही थी और ये बात उन्होंने बोली भी थी बाद में कि अब हमारे पास में इतने विधायक हैं, हमने दरवाजा खोल रखा है, आप लेके दिखाओ हमारा एक भी विधायक। ये चैलेंज उन्होंने किया था, ये बात सच है, वो बहुत तीखा चैलेंज था और उस वक्त उन्होंने अपनी सरकार बचाई भी थी। लेकिन बाद में क्योंकि अजीत दादा पलट गए और फिर वो उन्हीं की पार्टी में सेंध लग गई। रोहन, आप यही सवाल पूछना चाह रहे हैं जिसका जिक्र आपने भी किया कि यहाँ पर इस बार जिन्होंने बगावत की है उन्हें सबक सिखाने की अगर कोशिश की जाती है तो फिर क्या अजीत पवार नवाब मलिक को टिकट देकर वो एक समर्थन, वो एक माइलेज ले पाते हैं इस चुनाव में, जिसका नुकसान हो सकता है? शायद इस बात की आशंका भी इस वक्त इन गुटों को हो। बहरहाल देखना होगा कि कितना फायदा और कितना नुकसान होता है इस फैसले से और क्या नवाब मलिक फिर इंडिपेंडेंट तौर पर चुनाव में उतरते हैं या फिर जो नॉमिनेशन उनकी तरफ से अजीत गुट ने जो टिकट दिया है उसकी तरफ से दाखिल किया गया है उस पर वो चुनाव लड़ते हैं। इस पर हमारी नजर आएगी। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस डिजिटल लाइव में जुड़ने के लिए। आप सभी का भी बहुत शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।